तो देखिए 75 का अपवर्तक निकालते हैं। देखिए पहले यहाँ 1 लिखेंगे तो 1 में कितना गुना करेंगे, ठीक है ना, कि 75 आएगा तो 75 से गुना करेंगे। अब देखिए 2, ठीक है, 2 लिखेंगे तो 2 है ना 75 को विभाजित नहीं करता है, ठीक है, नहीं करेगा तो क्या करेंगे, 2 नहीं लिखेंगे, फिर 3 लिखते हैं तो 3 है ना 75 को पूरी तरह से विभाजित करता है। तो कि 7 5 कितना होता है 12, तो 12 आता है 3 के टेबल में, तो यानी 75 जो है 3 से पूरी तरह से विभाजित होगा, ठीक है, 3 लिख दिए। अब 75 को विभाजित कीजिए। अब देखिए 75 को क्या कीजिए 3 से भागा दीजिए, ठीक है ना। देखिए 3 दूनी 6, 1 बच गया ना, 7 में से 6 गिर जाएगा, 1 बचा, 1 और 5, ये जो 5 है मिलकर क्या हो गया 15, तो 3 बचे 15, ठीक है, 25 आ गया, ठीक है। 25 को क्या करेंगे यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए 4 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे ना, कितने बार, 10 बार 11 बार। कहने का मतलब क्या, जो 75 है वो 4 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है, तो 4 नहीं लिखेंगे, 5, तो अंत में इकाई स्थान में 5 है तो 5 से विभाजित हो जाएगा। तो 75 को विभाजित करेंगे 5 से, ठीक है, 5 एकम 5, 2 बच गया, 7 में से 5 गया 2, और ये 5 मिलके क्या हो गया 25, तो 25 25 15, तो 15 हो गया, यहाँ लिख दिए। अब देखिए अब आगे चेक करेंगे तो 6 का टेबल में भी नहीं आएगा, 7 के में भी नहीं आएगा, 8 में भी नहीं आएगा, इसी तरह, ठीक है। अब कितना बार में आएगा 15 बार में, 15 5 75 आएगा, ठीक है। तो देखिए 5 15 और 15 5 दोनों सेम हो जाएगा ना, सेम संख्या हो जाएगा 5 और 15, तो स्टॉप हो जाएंगे, आगे चेक नहीं करेंगे, समझ गए ना। अब इसका अपवर्तक क्या हो गया, सबको लिख लेंगे सजा के, 1 3 5 15 25 75, ठीक है। इसका मतलब क्या है, नहीं जो 75 है वो इन सारी संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित होगा, इसके अलावा और कोई भी संख्या से विभाजित नहीं होगा। देखिए अब पढ़ते हैं 60 का अपवर्तक, ठीक है ना, 60 का। तो देखिए 1 लिखेंगे, ठीक है ना, तो 1 से 60 को भागा देंगे तो कितना आएगा 60 आएगा। फिर 2 लिखेंगे तो 2 से तो विभाजित होगा क्योंकि इकाई स्थान पे क्या है 0 है, ठीक है। तो 2 है ना 2 से विभाजित होगा 60 कितने बार में, 2 तिया 6 और अंत में 0 बचा था 30 बार में, ठीक है। जिसके अंत में 0 रहता है ना तो भाग देना क्या होता है, आसान होता है। अब देखिए 3 का टेबल में आएगा कि नहीं, 3 के टेबल में 60 आएगा कि नहीं, कहने का मतलब कि जो 60 है वो 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, जो 60 है वो 3 से पूरी तरह से विभाजित होगा ना, होगा। और 3 दूनी 6 और 0 बच जाएगा तो 0 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए 4 जो है वो 60 को पूरी तरह से विभाजित करेगा, ठीक है, कितना बार में, देखिए 60 को 4 से क्या कीजिए भागा दीजिए, तो 4 एकम 4, 2 बच गया, 6 में से 4 गया 2 बचा, और 0 मिलके क्या हो गया 20 हो गया, तो 4 25 20 15 आ गया, तो 15 यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद देखिए 5 से भी पूरी तरह से विभाजित होगा ना, देखिए अंत में 0 है इकाई स्थान पर तो विभाजित होगा। तो 60 को क्या करेंगे, 60 को क्या करेंगे 5 से भागा देंगे, तो 5 एकम 5, अब 5 दूनी 10 हो गया ना, तो 12 5 60 होता है ना, तो वही है 5 को 12 से गुना करेंगे तो 60 आ जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है ना, 60 को है ना 5 से भागा दीजिए तो 12 आ जाएगा। अब देखिए अब 5 के बाद 6 आएगा तो 6 लिखेंगे, तो 6 यहाँ के 60 होता है, लिख दिए 60। फिर आगे चेक करेंगे तो देखिए 6 के बाद क्या आता है 7 आता है, तो 7 8 9 के टेबल में 60 नहीं आएगा, 10 छक 60 आएगा, तो 10 के टेबल में 60 आएगा, तो क्या करेंगे 10 6 लिख देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है ना, 10 और 6 में क्या है 10 और 6 है, लेकिन 10 और 6 क्या है पहले ही आ चुका है ना, इसलिए क्या करेंगे नहीं लिखेंगे। जब रिपीट होने लगे ना तो स्टॉप हो जाएंगे, अब आगे चेक नहीं करेंगे। करने का मतलब 11 का टेबल नहीं पढ़ेंगे ना 12 का टेबल, ठीक है, नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो भी आएगा ना वो क्या होगा रिपीट होगा, ठीक है ना, रिपीट। जैसे 12 और 5 आएगा ना, 12 5 60 होता है, तो 12 और 5 क्या पहले ही है, तो रिपीट होने लगेगा, तो वो आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। जब रिपीट होना स्टार्ट हो जाए, जैसे 10 और 6 क्या था रिपीट कर रहा था 10 6 60, तो आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है, बस स्टॉप हो जाना और इतना को लिख लेना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 लिख लिए, 10 12 15 20 30 60 लिख लिए, इसको यहाँ पे लिख लिए, हो गया। तो 60 का अपवर्तक हो गया। अपवर्तक कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि जो 60 है इन सारी संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित होगा। अब देखिए अब क्या पढ़ने वाले हैं, समापवर्तक पढ़ने वाले हैं, समापवर्तक। तो देखिए अगर समापवर्तक का संधि विच्छेद करेंगे यानी उसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा सम प्लस अपवर्तक। देखिए सम में क्या होता है वो उभयनिष्ठ होता है, उभयनिष्ठ करने का मतलब क्या है वो दोनों में है, तीनों में है, चारों में है, जितना संख्या रहेगा ना वो सब में रहेगा।
उसको बोलेंगे क्या, उभयनिष्ठ। ठीक है, तो सम का मतलब क्या होता है, बराबर, उभयनिष्ठ, जो दोनों में है, तीनों में है। ठीक है, अपवर्तक आपको बता ही चुके हैं। अगर समापवर्तक निकालने के लिए बोलेगा तो कैसे निकालेंगे समापवर्तक, तो देखिए 16 और 64 के समापवर्तक क्या होंगे, ये पूछ रहा। ठीक है, उदाहरण के रूप में, तो देखिए 16 का समापवर्तक पूछ रहा है और 64 का समापवर्तक पूछ रहा। तो देखिए पहले अपवर्तक निकालेंगे, अपवर्तक। देखिए 16 का अपवर्तक क्या हो गया, 1 2 4 8 16 हो गया, और 64 का अपवर्तक हो गया 1 2 4 8 16 32 64। अपवर्तक कैसे निकालते हैं आपको बता चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम सिर्फ समापवर्तक बता रहे हैं। तो अपवर्तक निकाल दिए ना। अब देखिए समापवर्तक क्या होगा, जो दोनों में है, यहाँ पे दो ही संख्या है ना। ठीक है, तो जो दोनों में रहेगा उसको समापवर्तक बोलेंगे। तो देखिए दोनों में कौन कौन सा है, 1 2 4 8 16, 1 2 4 8 16। ठीक है, दोनों में है तो इसको क्या बोलेंगे, समापवर्तक बोलेंगे। आगे आपको समझ में, समापवर्तक किसको बोलते हैं, वैसा अपवर्तक है ना जो दोनों में हो। ठीक है ना, जितनी संख्या दिया हो रहेगा सब में रहेगा। ठीक है, सब में कॉमन रहेगा, उसको बोलेंगे समापवर्तक। देखिए अब पढ़ने जा रहे हैं समापवर्तक। देखिए पूछ रहा है निम्नांकित संख्याओं के समापवर्तकों को लिखिए। निम्नांकित मतलब क्या, नीचे लिखे गए, ये जो नीचे 3 को लिखा हुआ 1 2 3, उसका समापवर्तक निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले 24 और 48 का। तो देखिए 24 और 48, तो सबसे पहले अपवर्तक निकालना पड़ेगा, फिर तब ना देखेंगे कि कौन कौन बराबर है, कौन कौन दोनों में है। ठीक है, तो पहले अपवर्तक निकालना पड़ेगा। तो देखिए पहले एक ले लेते हैं, तो एक में हम 24 गुना करेंगे तब आएगा 24। उसके बाद क्या, 2 में 12 गुना करेंगे तो तब आएगा 24। तो 24 को है ना, 24 को क्या करेंगे, 2 से भागा देंगे। तो देखिए एक बार में, फिर 2 दूनी 4, आगे ना 12, तो 12 लिख दिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद 3 का टेबल में 24 आएगा, हाँ आएगा, 3 8 24। उसके बाद 4 का टेबल में आएगा 24, हाँ आएगा, 4 6 24। उसके बाद 5 के टेबल में नहीं आएगा। उसके बाद 6 का टेबल देखता है, तो 6 का टेबल में 24 आता है। तो देखिए 6 चक 24। ठीक है, 6 चक 24, लेकिन 6 हुए और 4 तो पहले ही आ चुका है ना, तो इसको क्या करेंगे, इसको नहीं लिखेंगे, अब स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, स्टॉप। तो 24 का अपवर्तक क्या होगा, जहां पर रिपीट होने लगता है ना वहां पर स्टॉप हो जाते हैं। ठीक है, देखिए आगे भी आएगा 8 या 24 आएगा, तो 8 और 3 क्यों लिखेंगे, क्योंकि 8 और 3 तो ऑलरेडी लिखा हुआ, तो रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है हमको। तो जहां पर पहली बार जब रिपीट होने लगे ना, तो वहीं पर हमें स्टॉप हो जाना है। तो देखिए 24 का अपवर्तक क्या होगा, 1 2 3 4 6 8 12 24 हो गया अपवर्तक। अब अपवर्तक निकालेंगे क्या, 48 का। तो 24 दूनी 48 होता है। ठीक है, देखिए एक लेंगे तो एक में क्या करेंगे, कितना गुना करेंगे, 48 आएगा, 48 गुना करेंगे तो 48 आएगा। अभी 2 से विभाजित हो जाएगा 48, क्योंकि इकाई स्थान पे क्या रहना चाहिए, 2 से विभाजित होने के लिए 0 रहना चाहिए, 2 4 6 या 8 रहना चाहिए। तो इकाई स्थान पर 8 है, तो 2 से विभाजित हो जाएगा। तो 48 को भागा देंगे किससे, 2 से देंगे। आप जैसे नॉर्मल भागा करते हैं उस तरह से भागा कर लीजिएगा। ठीक है, और ऐसे भी भागा कर सकते हैं। तो देखिए 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 24 आ गया। तो 24 को यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर ये 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा 48। देखिए 4 और 8 कितना होता है, 4 और 8 12 होता है, तो 12 3 से विभाजित होता है, यानी कि 48 भी 3 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर 3 लिखेंगे और फिर 48 को भागा देंगे किससे, 3 से। तो देखिए 3 एकम 3, ठीक है, और कितना बच गया, 18 हो गया। ठीक है ना, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचा, और यहाँ पर जो 8 है मिला के क्या होगा 18, तो 3 6 18 16 आ गया। तो 16 के यहाँ पर लिख दिए। अब देखते हैं कि जो 48 है वो 4 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो देखिए 48 को क्या करेंगे, 4 से भागा देंगे, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 12 बार में आएगा। ठीक है, 4 का टेबल जब 12 बार पढ़ेंगे ना तब आएगा। तो 12 लिख देंगे यहाँ पर। अब देखिए 5 से पढ़ेंगे, 5 से, तो 5 का टेबल में 48 नहीं आता है। ठीक है, नहीं ना आता है। 5 से विभाजित वही होता है संख्या जिसके अंत में 0 हो या 5 हो। तो इसमें तो 8 है तो नहीं होगा 5 से विभाजित। तब 6 देखेंगे, तो 6 8 48 होता है, तो होगा 6 8 लिख दिए। उसके बाद 7 से देखेंगे तो 7 के टेबल में 48 नहीं आता। उसके बाद 7 के बाद क्या आएगा 8, तो 8 के टेबल में 48 आता है, तो 8 6 कितना हो जाएगा 48। ठीक है, तो देखिए 6, तो 6 आया हुआ, 8 आया हुआ। ठीक है ना, सेम सेम आना चाहिए। तो 6 8 लिखिए या 8 6 लिखिए, तो दोनों सेम सेम आ जाएगा ना, दोनों नहीं मैच करना चाहिए। ठीक है ना, दोनों नहीं, तो क्या हो जाएगा, हम रुक जाएंगे और 8 6 नहीं लिखेंगे।
सेम सेम लिखने से क्या फायदा है। तो आगे चेक नहीं करेंगे क्योंकि सेम सेम आ गया तो हम क्या करेंगे, स्टॉप हो जाएंगे। अब देखिए जितना आया वो क्या हो गया, 48 का अपवर्तक हो गया। 1 2 3 4 6 8 12 16 24 48 अपवर्तक हो गया, लिख दिए। अब क्या पूछ रहा था, अपवर्तक थोड़ी पूछ रहा था, समापवर्तक पूछ रहा था, यानी वैसा अपवर्तक जो दोनों में है। तो देखिए देखते हैं जो अपवर्तक दोनों में है। तो देखिए कौन कौन सा अपवर्तक दोनों में है, 1 2 3 4 6 8 12 उसके बाद 24। ठीक है, तो देखिए ये सब क्या है, दोनों में है, तो ये सब क्या हो गया, समापवर्तक हो गया। तो ये क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए अब बोल रहा था कि 5 और 15 का समापवर्तक निकालें। ठीक है, तो निकालते हैं। तो देखिए तो पहले क्या, पहले 5 है ना, पहले 5 है, तो पहले 5 वाला लिखेंगे, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, पहले 5 वाला लिखेंगे। 1 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। और 5 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो 1 5 लिखिए या 5 1 लिखिए, दोनों सेम सेम हो जाएगा ना, दोनों संख्या। तो क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। अब देखिए 15, तो 1 को 15 से गुना करेंगे तो आएगा 15 और 3 5 15। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, 5 3 15, 5 3 15, तो 5 और 3 सेम सेम हो जाएगा, तो स्टॉप हो जाएंगे। तो 5 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि 3 5 ऑलरेडी लिखा हुआ है, हो गया। अब देखिए 5 का क्या हो गया, 5 का अपवर्तक हो गया 1 और 5, 15 का अपवर्तक हो गया 1 3 5 और 15। ठीक है, अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, देखिए दोनों कॉमन है, 1 और 5 है, तो समापवर्तक क्या हो गया, 1 5 हो गया। किसका समापवर्तक, 5 और 15 का। उसके बाद देखिए पूछ रहा था 12 24 और 36 का समापवर्तक निकालें। तो सबसे पहले अपवर्तक निकालते हैं। तो देखिए पहले निकालेंगे 12 का, तो एक में कितना गुना करेंगे कि 12 आएगा, 12 और 2 छक क्या होता है 12, 3 छक 12 होता है, और चरतिया 12 होता है। तो चरतिया 12 क्यों नहीं लिखेंगे, ये जो चरतिया 12 आता है ना 3 के बाद 4 आता है ना, तो चरतिया 12 था। तो 4 3 क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि 4 है और 3 है, ठीक है, सेम सेम है दोनों। तो स्टॉप हो जाएंगे, जब रिपीट होने लगे ना तो स्टॉप हो जाना, आगे चेक नहीं करना। तो इस प्रकार से क्या हो गया, 12 का अपवर्तक हो गया 1 2 3 4 6 12 हो गया। उसके बाद 24 का जानते हैं, देखिए एक में कितना गुना करेंगे कि 24 आएगा। इस तरह से भी बोल सकते हैं कि 24 में हम 1 से भागा देंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। तो क्या करेंगे, 24 से हम यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद 24 को 2 से भागा देंगे तो 12 आएगा। उसके बाद 3 से भागा देंगे तो 8 आएगा, 4 से भागा देंगे तो 6 आएगा, यानी 4 छक 24। उसके बाद देखिए 5 के टेबल में 24 नहीं आएगा, 6 के टेबल में आएगा, 6 छक 24 आएगा, 6 छक 24। लेकिन यहाँ पर देखिए 4 और 6 दोनों रिपीट कर रहा है, तो क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे, स्टॉप हो जाएंगे। और आगे भी नहीं चेक करेंगे, यानी 7 से भी नहीं चेक करेंगे, 8 से भी नहीं चेक करेंगे, समझ गए ना, इस तरह से। तो 24 का अपवर्तक क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 6 8 12 24, ये 24 का अपवर्तक हो गया। अब 36 का अपवर्तक निकालते हैं। अपवर्तक निकालना है अभी, समापवर्तक उसके बाद ही ना निकलेगा। तो एक का टेबल कितने बार पढ़ेंगे कि 36 आएगा, तो 36 बार पढ़ेंगे। उसके बाद 2 से 36 को विभाजित करेंगे ना तो 18 आएगा, यानी 36 को ना 2 से भागा देंगे तो 18 आएगा। ठीक है, 36 को 3 से भागा देंगे तो 12 आएगा, और 36 को 4 से भागा देंगे तो 9 आएगा। 4 9 36 होता है, फिर 6 छक 36। ठीक है, अब देखिए 7 के टेबल में क्या 36 नहीं आता, 8 के टेबल में। ठीक है, पढ़िए 8 दूनी 16, 8 का में 8, 8 दूनी 16, 8 24, 8 छक 32, 8 5 40 नहीं आ रहा। 9 का टेबल में आएगा, 9 छक 36, हाँ आएगा। 9 का टेबल में 36 आता है ना, तो 9 छक 36 आता है ना, 9 छक 36, 9 छक 36 लिख दिए, 9 4 लिख दिए। लेकिन यहाँ देखिए 9 और 4 क्या है, एकदम सेम सेम है, 4 9 लिखिए, 9 4 लिखिए, दोनों सेम सेम मैच कर रहे हैं ना, तो नहीं लिखेंगे। और जब रिपीट होने लगे तो क्या करेंगे, स्टॉप हो जाएंगे, आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिए, 36 का समापवर्तक निकालना है ना, तो अपवर्तक निकालते हैं सबसे पहले। तो 36 का अपवर्तक क्या हो जाएगा, तो देखिए 1 2 3 4 6 9 12 18 36। ठीक है, 36 का अपवर्तक हो जाएगा ये सब। और यहाँ पे 2 को 6 है ना, तो 2 को 6 क्यों लिखेंगे, रिपीट नहीं करना है। रिपीट करने से क्या फायदा, क्योंकि दोनों सेम ही है, तो एक ही बार 6 लिखेंगे अपवर्तक में। ठीक है, इसको नहीं लिखेंगे, रिपीट नहीं करना। तो क्या किए, सबका अपवर्तक यहाँ पर क्या किए, लिख दिए। अब देखिए आगे, अब देखिए कि तीनों में कॉमन कौन है। ठीक है, तीनों में कॉमन कौन है, तो देखिए 1 2 3 4 6, 4 6 और 12, तो देखिए तीनों में है 1 2 3 4 6 और 12, 1 2 3 4 6 और 12। ठीक है, तीनों में है ना, तीनों में। तो क्या करेंगे,
ये सब जो है जो आए वो सब क्या है 12, 24 और 36 का समापवर्तक कहलाएंगे ये सब, क्योंकि सब में है। तो समापवर्तक क्या हो गया 1, 2, 3, 4, 6 और 12। अब देखिए अब पढ़ने वाले हैं महत्तम समापवर्तक। क्या पढ़ने वाले हैं महत्तम समापवर्तक। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं कि महत्तम समापवर्तक कहते हैं किसको। तो देखिए महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है सबसे बड़ा समापवर्तक। महत्तम मतलब क्या सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा। ठीक है, समापवर्तक तो आपको पता ही दिए, वैसा अपवर्तक जो क्या हो कॉमन हो, सब में हो, घनिष्ठ हो, बराबर हो, उसको बोलेंगे समापवर्तक। तो अगर पूछेगा महत्तम समापवर्तक तो अपवर्तक निकाल देंगे, और जो कॉमन रहेगा तो समापवर्तक निकल गया। समापवर्तक जितना निकल गया ना, ठीक है, तो उसमें देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन है, तो वही हो जाएगा महत्तम समापवर्तक। ठीक है ना, उसको इंग्लिश में HCF भी बोलते हैं। ठीक है ना, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, GCF भी बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। समझ गए ना, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ दोनों में रहेगा, फैक्टर मतलब क्या रहेगा ना गुना के रूप में। ठीक है ना, उसका बोलते हैं ना खंड, वही है फैक्टर। ग्रेटेस्ट और हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा। तो आगे आपको समझिए महत्तम समापवर्तक क्या होता है। महत्तम समापवर्तक कहेंगे कि वैसा समापवर्तक जो सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा। तो देखिए परिभाषा पढ़ लेते हैं जो किताब में दिया हुआ। 2 या 2 से अधिक संख्याओं के सबसे बड़े समापवर्तक को उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहते हैं। जो अभी बताएं बिल्कुल सेम टू सेम है। तो देखिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है ना, जैसे देखिए पूछ रहा 16 और 64 का महत्तम समापवर्तक निकालें। 16 और 64 का महत्तम समापवर्तक निकालें। तो देखिए 16 का अपवर्तक निकाल लिए ना। अब देखिए अब समापवर्तक निकालेंगे। तो देखिए 1, 2, 4, 8, 16, 1, 2, 4, 8, 16, ठीक है, दोनों में है तो समापवर्तक निकल गया। अब पूछ रहा है कि महत्तम समापवर्तक है ना, महत्तम समापवर्तक पूछ रहा था ना। तो देखिए 1, 2, 4, 8, 16 में से सबसे बड़ा कौन है 16 है, तो 16 क्या निकल गया महत्तम समापवर्तक निकल गया, क्योंकि सबसे बड़ा तो 16 ही है 1, 2, 4, 8, 16 में। अब देखिए अब पढ़ने वाले हैं गुणनखंड। गुणनखंड यानी गुना के रूप में जो खंड रहेगा, गुना के रूप में जो टुकड़ा रहेगा उसको बोलेंगे गुणनखंड। समझ गए ना, गुणनखंड। तो गुणनखंड को अगर तोड़ेंगे तो क्या बनेगा गुणन प्लस खंड, तो बोलेंगे वैसा टुकड़ा, किसी संख्या का वैसा खंड या टुकड़ा जो गुना के रूप में हो। ठीक है, जैसे 12 को तोड़ना है तो क्या करेंगे 2 छक 12, 1 गुना 12, 2 गुना 6, ठीक है, 4 गुना 3, 3 गुने 4, इस तरह से करेंगे ना, तो वही हो जाएगा गुणनखंड। तो देखिए परिभाषा पढ़ते हैं सबसे पहले कि संख्या के ऐसे खंड या टुकड़े जिनका गुणनफल उस संख्या के बराबर हो उस संख्या के गुणनखंड होते हैं। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है किसी संख्या के ऐसे खंड या टुकड़े जिनका गुणनफल यानी जिसको जोड़ेंगे ना, उन टुकड़ों को जोड़ेंगे। ठीक है, कैसे जोड़ेंगे गुना के रूप में जोड़ेंगे, उन सभी को गुना करेंगे उन टुकड़ों को, तो वो संख्या आ जाएगा। तो उन सारी संख्याओं को क्या कहेंगे गुणनखंड कहेंगे उस संख्या का। इसको एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। 12 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, ये सवाल है 12 के गुणनखंड क्या क्या होंगे। तो देखिए 1 में कितना गुना करेंगे 12 आएगा 12, 2 छक कितना होता है 12, 3 चौके क्या होता है 12, उसके बाद 3 के बाद क्या है 4, तो चरतिया क्या होता है चरतिया 12 होता है। देखिए 4 और 3 और 3 और 4 तो बिल्कुल क्या सेम टू सेम है ना, बिल्कुल सेम टू सेम, दोनों नहीं मैच करना चाहिए। मैच कर रहा है तो क्या करेंगे उसको नहीं लिखेंगे, हो गया खत्म। तो देखिए 12 का गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा 1 गुने 12, 2 गुने 6, 3 गुने 4, और भी होगा। तो देखिए 12 को लिख सकते हैं 1 गुना 12, 12 को लिख सकते हैं 2 गुना 6, ठीक 2 छक 12 आता है, 12 को लिख सकते हैं 3 गुने 4, 3 चौके 12। ठीक है, इतना तक तो सही है। अब देखिए अब इसको और तोड़ सकते हैं, इसको और तोड़ सकते हैं, इसको और तोड़ सकते हैं ना। तो देखिए इसको तोड़ सकते हैं क्या इस रूप में 2 छक 12, ठीक है। अब इसको और तोड़ सकते हैं, इसको देखिए 6 को लिख सकते हैं द्वितीय 6 लिख सकते हैं ना। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब देखिए जो 4 है उसको लिख सकते हैं 2 दूनी 4, तोड़ सकते हैं ना, 4 को भी तोड़ सकते हैं 2 दूनी 4, तो 4 की जगह क्या लिख देंगे 2 गुने 2, और 3 यहाँ से है तो सेम टू सेम है ना। तो इसमें क्या है आगे लिखे या पीछे लिखे इससे कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि 2 पचे 10 होता है और 5 दूनी 10 होता है। समझ गए ना, ये बात है, हो गया। तो इसको क्या कीजिए
3 × 2 × 2 लिखिए या फिर 2 × 2 × 3 लिखिए, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या करते हैं, बढ़ते क्रम में लिखते हैं तो ज़्यादा देखने में अच्छा लगता है। हो गया। तो ये सब क्या है, सब गुणनखंड। देखिए यहाँ पर 12 का टुकड़ा या खंड कौन कौन सा, देखिए लास्ट लो एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए 2 है, 2 है, 3 है, तो ये सब टुकड़ा है, खंड है। अब इसको गुना कीजिए, 2 2 3 को गुना कीजिए तो 2 दूनी 4 चढ़ते हैं 12, ठीक है, 12 आ रहा ना। तो इसलिए इसको 2 2 और 3 को क्या बोलेंगे, गुणनखंड बोलेंगे। किसका, 12 का, ठीक है। और इस सब को भी बोलेंगे गुणनखंड। 3 और 4 को बोलेंगे गुणनखंड 12 का। 2 6 को गुणनखंड बोलेंगे किसका, 12 का। और 1 और 12 को बोलेंगे गुणनखंड 12 का, ये इस 12 का। अब पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य संख्या आपको पहले ही बता चुके हैं, गुणनखंड अभी बताएं, अभाज्य संख्या पहले ही बता चुके हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं वैसे संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी भी बाकी संख्या से विभाजित नहीं होती है, पूरी पूरी विभाजित नहीं होती है, तो उस संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती है, तो इसी को बोलेंगे अभाज्य संख्या। समझ गए ना। तो अभाज्य गुणनखंड क्या बोलेंगे, वैसा गुणनखंड जिसमें सिर्फ अभाज्य संख्या हो, सिर्फ अभाज्य संख्या हो। अब परिभाषा पढ़ लेते हैं, किसी संख्या के ऐसे गुणनखंड जो अभाज्य हो, ठीक है, उसको अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। इसको एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। तो देखिए 8 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 8 का। तो देखिए कैसे करते हैं 8 का अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए 8 लिख दिए, उसके बाद 2 से भागा दिए तो 2 6 8 हो गया, फिर 2 से भागा दिए 4 को तो 2 दूनी 4 हो गया, फिर 2 को, ये जो 2 है ना उसको भागा थे 2 से, तो 2 का पहाड़ एक बार पढ़ते हैं तो 2 आता है तो 1 लिख दिए, ठीक है, हो गया। अब देखिए 8 पर और क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, ठीक है, लिख दिए। और गुना 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से गुना करते हैं तो वही संख्या रहता है। 5 में 1 गुना करेंगे 5 रहेगा, 10 में 1 गुना करेंगे 10 रहेगा, इसलिए यहाँ पर 1 को इग्नोर कर देते हैं, ठीक ना, कि तुम जाओ तुम पे हम ध्यान नहीं देंगे। तो 8 बार और लिख सकते हैं ना, 2 × 2 × 2, ठीक है, लिख दिए। अब इसको और नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 2 क्या है, 2 अभाज्य संख्या, ठीक है, 2 है ना, 2 एक अभाज्य संख्या है। कहने का मतलब क्या है, 2 में भाग लगेगा किससे, 1 और खुद से, यानी 2 से भाग लगेगा और किसी भी संख्या से भागा नहीं लगेगा। तो देखिए 8 का गुणनखंड कर दिए, 2 × 2 × 2 हो गया। अब ये क्या है, ये सबके सब जो 3 को 2 है और सबके सब क्या है, अभाज्य संख्या है, तो इस गुणनखंड को बोलेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए एक और अच्छे से समझ लेते हैं, 16 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 16 का। तो देखिए सबसे पहले टेबल पढ़ते हैं ना, 2 का पढ़ते हैं, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का। 2 से नहीं लगेगा तो 3 से देखेंगे, 3 से नहीं लगेगा तो 4 से देखेंगे, 4 से नहीं लगेगा तो 5 से देखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से 2 से स्टार्ट करना, 1 से नहीं 2 से स्टार्ट करना। तो देखिए 2 और ठीक क्या होता है 16, 8 लिख दिए। अब क्या करेंगे ना, ये जो 8 है तो 8 तो देखेंगे कि 2 से विभाजित होता है कि नहीं होता है, तो 2 चौके 8 होता है, 2 यहाँ लिख दिए, 4 यहाँ लिख दिए। अब 4 देखेंगे कि 2 से विभाजित होता है कि नहीं होता है, 2 दूनी 4 होता है। अब ये जो 2 आया, ये जो 2 आया वो 2 से विभाजित होता है ना, 2 एकम 2, तो यहाँ पर 1 लिख दिए और यहाँ पर 2 लिख दिए, ठीक है। जिसका टेबल पढ़ेंगे यहाँ लिखेंगे और जितना आएगा वहाँ लिखेंगे, हो गया। अब देखिए अब स्टॉप कहाँ हुआ है, जहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है, जहाँ 1 आ जाएगा वहाँ पर स्टॉप हो जाएंगे। तो देखिए क्या हुआ है, 2 2 2 2 आया, ठीक है, 1 को तो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, देखते नहीं है, ठीक है। 16 बराबर लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ये सब गुणनखंड हो गया, गुना के रूप में क्या हो गया, टुकड़ा हो गया, तो ये सब क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। अब ये सब के सब क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है, 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो ये गुणनखंड जो है वो क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया। देखिए अब पढ़ेंगे महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक पहले पढ़ चुके हैं ना, महत्तम समापवर्तक, उसको इंग्लिश में HCF बोलते हैं। तो इंग्लिश में बहुत लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, बहुत लोग, ठीक है। तो आप इंग्लिश याद रखिएगा एकदम जोर से जोर। महत्तम समापवर्तक तो आपको याद ही रखना है, साथ ही साथ आपको HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी याद रखना है। अगर कोई बोलेगा कि इसका HCF निकालो, ठीक है, तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएगा अगर आपको नाम नहीं याद है। तो देखिए महत्तम समापवर्तक कई विधियों से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कई विधि देखेंगे, 2 विधि देखेंगे, ठीक है। तो पहली विधि है महत्तम समापवर्तक निकालने का, वो है अभाज्य गुणनखंड विधि।
तो यहाँ पर हम सीखेंगे सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से महत्तम समअपवर्तक कैसे निकालते हैं। तो देखिए इस विधि में क्या होता है, संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में समान यानी उभयनिष्ठ संख्याओं का गुणनफल इनका महत्तम समअपवर्तक होता है। तो महत्तम समअपवर्तक कैसे निकालेंगे, जितना संख्या दिया गया उसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए और उसमें जो जो कॉमन रहेगा, जो सेम रहेगा, ठीक ना, बराबर रहेगा, ठीक है, उसको क्या करेंगे, उसको ले लेंगे और सबको गुना कर देंगे तो महत्तम समअपवर्तक निकल जाएगा। एक एग्जाम्पल की सहायता से अच्छे से समझेंगे कि कैसे निकालेंगे इसको। तो देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा 30, 36 और 54 का महत्तम समअपवर्तक निकालें। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा घसक गया, समझ गए ना। तो देखिए 30, 36 और 54 का महत्तम समअपवर्तक निकाले पूछ रहा। देखिए कैसे करेंगे, पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। देखिए सबसे पहले 30 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, 30 लिख दिए। अब देखते हैं कि 30 जो है ना, 30 वो 2 से विभाजित होता है कि नहीं है। तो देखिए 2 से विभाजित तो होगा ही, क्योंकि इकाई स्थान पे क्या है, 0 है। 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, ठीक है, ये सब अगर रहेगा इकाई स्थान पर तो क्या होगा, 2 से पूरी तरह से वो संख्या विभाजित होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 0 है इकाई स्थान पर, तो क्या है, 2 से विभाजित होगा। तो 30 को भागा देते हैं किससे, 2 से देते हैं। तो देखिए 2 एकम 2 और 3 में से 2 गया, 1 बचा, और ये 0 मिलकर, अंत वाला 0 मिलकर 10 हो गया, तो 2 बचे 10, 15 आ गया। तो यहाँ पर 15 लिख दिए। अब देखेंगे कि 15 जो है ना, 15 वो 2 से विभाजित होता है कि नहीं होता। तो इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, तो विभाजित नहीं होगा। तो आगे देखेंगे 2 के आगे 3 होता है, 3 5 15 होता है। तो 15 में हम 3 से भागा दिए तो 5 आया, तो 5 यहाँ पर लिख दिए, और जिससे भागा दिए तो यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए 5, तो 5 है ना, 5 सिर्फ 5 के टेबल में आता है, तो 5 एकम 5 लिख दिए। ठीक है, 5 से भागा दिए तो 5 यहाँ लिख दिए। तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, 30 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 5। ठीक है, हो गया। एक को तो छोड़ देते हैं, कौन सा गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए अब 36 देखेंगे तो 36 लिख दें यहाँ पर। आप देखेंगे कि 2 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो देखिए इकाई स्थान पर 6 है तो विभाजित हो जाएगा। देखिए 36 को 2 से भाग देंगे, ठीक है ना, 2 से भाग देंगे तो आप जैसे नॉर्मल भागा देते हैं उस तरह से भागा दे सकते हैं। ठीक है, और जो आपको आसान हो जाए हम तो ऐसे भागा दे देते हैं। देखिए 2 एकम 2 हो गया और 16 हो गया, तो 2 8 16, तो 18 आ गया, तो 18 यहाँ लिख दिए शेषफल, और 2 से भागा दिए तो यहाँ लिख दिए 2। उसके बाद देखिए 2 नवा क्या होता है 18, तो 36 को भागा दिए 2 से, तो कितना है 18 है, तो लिख दिया 18। उसके बाद क्या होता है 2 नमा 18 होता है। अब देखिए उसके बाद 9 है, तो 9 जो है अब 2 से विभाजित नहीं होता है, तो 2 के बाद 3 आता है, तो 3 से देखेंगे तो 3 3 9 होता है, तो लिख दिए। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या किया, भागफल लिखे हैं, भागफल, और जिससे भागा दिए यहाँ पर लिखे हैं। अब देखिए 3, तो 3 का टेबल में आता है, 3 एकम 3 हो गया। अब क्या किए, 36 का अभाज्य गुणनखंड निकल गया, क्या निकल गया, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। ठीक है, तो क्या निकल गया, 36 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। ये को तो नहीं लिखते हैं। अब देखिए उसके बाद 54 का पूछ रहा था, ठीक ना, पूछ रहा है ना अभाज्य गुणनखंड निकालना है, क्योंकि हम सीख रहे हैं यहाँ पर महत्तम समअपवर्तक निकालना अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो 54 लिख लिए यहाँ पर, 54 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो अब देखते हैं कि 2 से विभाजित होता है कि नहीं होता है। तो देखिए इकाई स्थान पे क्या 4 है, ठीक है, तो इकाई स्थान पे 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, तो वो संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित होता है। तो यहाँ पर 4 है तो पूरी तरह 2 से विभाजित होगा। तो 54 को भागा देंगे किससे, ठीक है, 2 से। तो देखिए 2 दूनी 4, ठीक है, तो 5 में से 4 गया, 1 बचा, 1 और ये 4 मिलकर क्या हो गया 14, तो दूसरे थे 14। 27 यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद देखेंगे कि जो 27 और 2 से भाग लगता है कि नहीं लगता है 27 में, तो नहीं लगता है, क्योंकि इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 नहीं है, नहीं ना। तो क्या करेंगे 3 से देखेंगे, तो 3 नमा क्या होता है 27, 9 लिख दिए। अब देखिए और 9 है ना, 9 2 के टेबल में नहीं आता है तो 3 के टेबल में आता है। ठीक है, तो 3 3 9 लिख दिए। ठीक है, जिससे भागा देते हैं वो यहाँ लिखते हैं। ठीक है, और जो भागफल बचता है वो यहाँ लिखते हैं। तो देखिए 3 3 क्या हो गया 9, 3 के टेबल में आ गया, एक बार में 3, तो 1 यहाँ लिख दिए। तो 54 का अभाज्य गुणनखंड निकल गया 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो देखिए 30 का अभाज्य गुणनखंड निकल गया, 36 का निकल गया और 54 का
अभाज्य गुणनखंड निकल गया। अब देखिए, अब महत्तम समापवर्तक निकालना है ना अभाज्य गुणनखंड की विधि के द्वारा। तो अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए। अब महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं, तो देखते हैं कि कौन सा कॉमन है। तो देखिए, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो एक बार लिख दिए। अब देखिए 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है ना, तो 3 को लिख दिए। अब देखते हैं आगे, चेक करते हैं। देखिए 5, तो 5 है इसमें, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, नहीं ना, बस खत्म। अब देखिए इसमें 3 है, ठीक है, ये 3 तो ले लिए हैं, इसमें 3 है ये वाला, ठीक है, और इसमें एक और 3 है, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं है, एक और 3 नहीं ना, एक और 3 नहीं है, ये 3 हम पहले ही ले चुके हैं, नहीं है। तो जो तीनों में कॉमन रहेगा ना, जो तीनों में रहेगा, ठीक है, उसी को ले लेंगे। तो देखिए तीनों में कॉमन क्या है, ये है ना, और ये 3 है, ये 3 है और ये 3 है ना। अब देखिए, अब बाकी आपको कोई भी कॉमन नहीं मिलेगा, तीनों में मिलना चाहिए। जो 3 है ना, ये 2 ही गो में है, इसमें नहीं है, ठीक है। जो तीनों में रहेगा ना, उसको क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो 2 है लिख दिए, 3 है लिख दिए, अब गुना कर देंगे, तो 2 3 कितना होता है 6, तो 6 हो गया। तो 30, 36 और 54 का महत्तम समापवर्तक हो गया 6। अब देखिए आगे, इन्हें कीजिए। तो देखिए 16, 48 और 56 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो किसका ज्ञात करना, 16, 48 और 56 का। तो जैसे अभी किए हैं बिल्कुल सेम टू सेम करेंगे। तो देखिए सबसे पहले निकालेंगे क्या, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 16, 48 और 56 का, ठीक है। ये थोड़ा घिसक गया है, इसको यहाँ पर नहीं, सब बराबर बराबर लिखेंगे, ठीक है ना, सब बराबर मैच करना चाहिए, लेवल सेम होना चाहिए, ठीक है ना, लेवल सेम होना चाहिए। इसको घसक जो गएगा ना, उसको यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। तो देखिए 16, तो 16 है, तो 16 लिख दिए। 2 8 क्या होता है 16, फिर 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, ठीक है, फिर 2 एकम 2 हो गया ना। तो जिससे भागा देते हैं यहाँ लिखते हैं, और जो भागफल बचता है उसको यहाँ लिखते हैं, ठीक है ना। 16 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब देखिए 48, तो 48 लिख दिए यहाँ पर। अब देखिए, अब ये 2 से भागा होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि इकाई स्थान पर 8 है, तो जोड़ होगा। तो देखिए कितने बार में, तो 48 से है ना, 48 को 2 से भागा देंगे तो कितना आ जाए, 2 दूनी 4, 2 6 8, 24 आ गया। तो 24 यहाँ लिख दिए। अब देखिए जो 24 से 2 से भागा उसमें लगेगा, क्योंकि इकाई स्थान पर 4 है, 0 2 4 8, ठीक ना, और 6 रहना चाहिए अंत में इकाई स्थान पे, तो भागा लग सकता है। तो इसमें 4 है इकाई स्थान पर, तो भागा जोड़ लगेगा, लेकिन कितना बार में, तो देखिए 24 को भागा देंगे 2 से। अब जैसे नॉर्मल भागा देते हैं उस तरह भी आप दे सकते हैं। देखिए 24 को भागा देंगे किससे, 2 से, ठीक है। तो देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 आ गया, तो 12 यहाँ लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर 24 को भागा दिए 2 से, तो 12 आ गया, लिख दिए यहाँ पर 12, और 2 छक 12 और 2 तिया 6 और 3 एकम 3, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 2 के टेबल में 3 नहीं आता है। तो हो गया 3 एकम 3, यानी कि क्या होगा, 48 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अब देखिए 56, ठीक है, तो 56 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो 56 लिख दिए। अब देखते हैं ये 2 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, जोड़ होगा, क्योंकि इकाई स्थान पर क्या है 6 है, तो हो जाएगा। देखिए 56 को भागा देंगे किससे, 2 से, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 16 बच गया ना, तो 2 8 16 28 होगा, ठीक है ना। तो 28, तो 28 को यहाँ लिख दिए। अब देखिए, अब 2 से विभाजित होगा 28 की नहीं होगा, क्योंकि इकाई स्थान पर क्या है 8 है, तो लेकिन कितना बार में विभाजित होगा, ठीक है। तो देखिए 2 एकम 2, 2 छके 8, 14 बार में, तो यहाँ पर क्या किया 14 लिख दिए। अब 2 से 14 हो गया। अब देखिए, अब 7 से भागा देते हैं एक बार में, तो 7 आएगा, हो गया ना। तो जो भागा देते हैं ना जिससे, ठीक है, जिससे भागा देते हैं उसको क्या करते हैं यहाँ लिखते हैं, जितना शेषफल बचता है उसको यहाँ लिखते हैं, ठीक है ना। 7 को भागा दिए 7 से, तो भागफल 1 आया, ठीक है ना, जितना बचा, ठीक है, भाग के रूप में यानी भागफल के रूप में, तो उसको यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर हो गया खत्म। तो 56 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7। तो देखिए 16 का अभाज्य गुणनखंड निकल गया, 48 का निकल गया, 56 का निकल गया। अब हमें महत्तम समापवर्तक निकालना है 16, 48 और 56 का। तो इन तीनों में जो कॉमन है, ठीक है, जो कॉमन है, ठीक है, वो संख्या ले लेंगे। तो देखिए 2 क्या है, 2 तीनों में है, फिर ये 2 तीनों में है, ये 2 तीनों में है ना। तो इसको क्या किया 2 2 2 लिख दिए,
और फिर क्या किया, गुना कर दिए, हो गया। तो दूध को 3 बार गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 लिख दिए, खत्म हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ पर ये 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है, ठीक है, तीनों में रहना चाहिए। इसमें 3 है लेकिन दोनों में, बाकी दोनों में 3 नहीं है। 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, समझ गए ना। इसमें 7 है लेकिन इसमें 7 नहीं है, इसमें 7 नहीं है, नहीं ना। अब देखिए इसमें जो बचा 2 है, इसमें भी बचा हुआ 2 है, 3 को तो पहले ही ले चुके हैं ना। तो इसमें 2 है, इसमें 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें बचा हुआ 2 नहीं है, इसमें 3 को पहले ही ले चुके हैं, इसमें 2 नहीं है, ठीक है, तो नहीं लेंगे इसको। तो महत्तम समापवर्तक क्या होगा, जो तीनों में है। तो देखिए ये जो तीनों है, ठीक है, 2 2 2 तीनों में है, तो तीनों को लिख दिए और गुना कर दिए, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 क्या हो गया यहाँ पर, महत्तम समापवर्तक हो गया। कौन सी विधि से निकाल रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। तो इस विधि में क्या करते हैं, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, और जो कॉमन रहता है तीनों में करने के मतलब जितना संख्या रहेगा निकालना, इसमें 3 संख्या का निकालना था, तीनों में कॉमन चाहिए। 2 संख्या का निकालना रहेगा तो दोनों संख्या में कॉमन ढूंढेंगे। 4 संख्या का निकालना रहेगा तो चारों में कॉमन ढूंढेंगे, और सबको क्या करेंगे, गुना कर देंगे, गुना, और जितना आएगा वो महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या बोला जा रहा है, सेकंड क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 84 और 105 में पूरा पूरा भाग लग जाता है। तो क्या बोला जा रहा है, वैसी बड़ी संख्या ज्ञात करना, सबसे बड़ी संख्या जिससे 84 और 105 में अगर भाग दें, ठीक है, तो पूरा का पूरा भाग लग जाए। तो देखिए ऐसी कौन सी संख्या होता है, ठीक है, जिससे दी गई संख्याओं में पूरे पूरे भाग लग जाता है, सबसे बड़ी संख्या। तो वो सबसे बड़ी संख्या होता है महत्तम समापवर्तक। महत्तम में क्या होता है, सबसे बड़ा बोलिए या सबसे बड़ी बोलिए, तो महत्तम मीन्स क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। तो महत्तम समापवर्तक वैसे संख्या होता है, ठीक है, कौन सा संख्या, सबसे बड़ी संख्या होता है महत्तम समापवर्तक, जिससे दी गई संख्या में अगर हम भाग दें तो पूरा पूरा भाग लग जाता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए बोल रहा है। तो 84 और 105 का महत्तम समापवर्तक निकाल देंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग 84 और 105 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, फिर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे। तो देखिए 84 है तो 84 लिख दिए, आप 2 से भाग लग जाएगा क्योंकि इकाई स्थान पे क्या 4 है ना, 4। तो देखिए कितने बार में लगेगा, 2 चौके 8 होता है, 2 दूनी 4 होता है, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, समझ गए ना। तो यहाँ पर क्या किया, 42 लिख दिए, ठीक है। तो 84 को 2 से भागा दिए तो 42 है। अब देखिए अब 42 को 2 से भागा देंगे तो क्या आएगा, 21 आएगा ना। ये शॉर्टकट तरीका है, 2 दूनी 4 होता है और 2 एकम 2 होता है, ठीक है, लिख दिए। अब देखिए अब 21 है ना, 21 2 का टेबल में नहीं आता, तो 2 के बाद आगे चेक करेंगे 3, तो 3 से 21 आता है, 7 लिख दिए। अब देखिए 2 के टेबल में और 3 के टेबल में, 4 के टेबल में 5, 6 के टेबल में 7 नहीं आता है, तो नहीं ना आता है तो आगे चेक करेंगे, तो 7 के टेबल में 7 आता है एक बार में, तो लिख दिए यहाँ पर, जिससे भागा दिए वो यहाँ पर लिख दिए, हो गया खत्म। तो 84 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। अब देखिए 105 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो 105 यहाँ लिख दिए। अब देखिए अभी 2 से भागा लगेगा, 105 में नहीं लगेगा क्योंकि इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 नहीं है, इन सब में से कुछ भी नहीं है, तो भागा नहीं लगेगा। अब 3 से चेक करते हैं, तो 3 से भागा लगेगा। तो देखिए 3 से भागा कब लगता है, ठीक है, जब अंकों को जोड़ते हैं ना, तो जितना आता है ना उससे जब भागा लग जाता है तो क्या होता है, दिए गए संख्या में भागा लग जाता है। तो देखिए 1 में 0 जोड़े, कितना 1 आया, और 5 जोड़े तो 6 आया, तो 6 है ना, 6 3 का टेबल में आता है, यानी कि क्या ये संख्या 3 से विभाजित होगा। तो देखिए कितने बार में विभाजित होगा, 3 तिया 9 और 3 5 15, ठीक है। अब भागा दीजिएगा ना तो 105 को, तो 3 से तो 35 आएगा। अब देखिए 35 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में भी नहीं आता, 4 के टेबल में भी नहीं, 5 के टेबल में आता है। 5 से विभाजित होने के लिए इकाई स्थान पे 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो यहाँ पर 5 है तो विभाजित हो जाएगा, 5 से 35 और फिर 7 एकम 7, ठीक है, क्योंकि 2 3 4 5 6 के टेबल में 7 नहीं आता, लेकिन 7 के टेबल में एक बार पढ़ेंगे तो आएगा, तो 7 से भागा दिए इस 7 को, तो 1 आया। तो 105 का अभाज्य गुणनखंड निकल गया 3 गुने 5 गुने 7। अब देखिए यहाँ पर 84 का निकल गया अभाज्य गुणनखंड, 105 का अभाज्य गुणनखंड निकल गया 3 गुने 5 गुने 7। अब इसका महत्तम समापवर्तक निकालना, तो देखिए
2 देखते हैं, 2 इसमें नहीं है, 2 देखते नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखिए अब 3 देखते हैं, तो 3 इसमें है। 7 देखते हैं, 7 इसमें है, ठीक है। तो ये जो 3 और 7 क्या है, दोनों में है ना, दोनों में। इसको क्या करेंगे, इस तरह से गोल कर देंगे, ठीक है ना, इस तरह से गोल कर दिए। क्यों कर दिए, तब ना लगेगा कि नहीं दोनों में कॉमन है। तो महत्तम समापवर्तक क्या हो गया, 3 और 7 को लिख दिए और गुना कर दिए, तो 21 आ गया। 21 सबसे बड़ी संख्या होगी जिससे 84 और 105 में अगर भागा देंगे ना तो पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो लिखेंगे अतः सबसे बड़ी संख्या 21 होगी जिससे 84 और 105 में पूरा पूरा भाग लग जाता है। ये पूछ रहा था कौन सा संख्या होगी, तो 21 होगी। अब देखिए अब महत्तम समापवर्तक पढ़ना है भाग विधि से। अभी तक पढ़ रहे थे अभाज्य गुणनखंड विधि से, अब पढ़ना है भाग विधि से। तो देखिए एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। तो देखिए 12 और 20 का महत्तम समापवर्तक भाग विधि से निकालें, ये बोल रहा है 12 और 20 का महत्तम समापवर्तक भाग विधि से निकालें। तो देखिए इसमें करते क्या है ना, 12 और 20 का बोल रहा है ना, तो बड़ी संख्या को ना, ये जो बड़ी संख्या 20 है तो उसको भागा देंगे छोटी से यानी 12 से, ठीक है। तो देखिए 12 से भागा देते हैं बड़ी संख्या को, तो 20 को भागा दिए किससे, 12 से, तो 12 एकम क्या हो गया 12, ठीक है। तो देखिए 0 में से 2 नहीं जाएगा, तो बगल वाला में जो 2 है ना उसे क्या किए 1 लिए हैं, तो 0 था पहले 1 हो गया, कितना हो गया 10 हो गया, 10 में से 2 गया कितना बचा 8 बचा, ठीक है। तो 8 यहाँ पे क्या किया लिख दिया। अब ये 2 नहीं रहा 1 हो गया, तो 1 में से 1 गया कितना 0 यानी कुछ नहीं। अभी 2 नहीं रहा 1 हो गया, तो 1 में से 1 गया 0, तो 0 यानी कुछ नहीं, तो क्रॉस कर दिए। अब क्या करेंगे ना, अब ये है ना ये जो भाजक है इसको यहाँ पर उतार देते हैं, उतार दिए 8 एकम 8, ठीक है। तो 8 लिख दिए और फिर घटा दिए, 12 में से 8 गया कितना 4, 4 हो गया। अब फिर से भाजक लिख दिए, इसके पहले जो भाजक है ना ये, इसके पहले जो भाजक है 8 वो यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद क्या है 4 दूनी 8, ठीक है। तो 8 में से 8 गया 0, 0 यानी कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर क्रॉस भी लिख सकते हैं। तो यही काम क्या है ना, यही काम दोहराते रहना है, ठीक ना। अब यहाँ पर 8 बचा तो इसके पहले भाजक ये है, तो लिख दिए। उसके बाद 4 बचा तो इसके पहले भाजक ये है, 4 के पहले यही है ना, तो 8 यहाँ लिख दिए, ठीक है। फिर भागा दे दिए। ये प्रक्रिया तब तक दोहराना जब तक कि 0 नहीं आ जाए, समझे, जब तक कि 0 नहीं आ जाए। और जो अंतिम भाजक होगा ना, अंतिम भाजक, ठीक है, भाजक यानी जिससे भागा देते हैं, ठीक है। तो जो अंतिम भाजक होगा वही क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा महत्तम समापवर्तक। तो अंतिम भाजक क्या है 4 है, तो ये 4 क्या हो गया महत्तम समापवर्तक हो गया, ठीक है। तो 0 आएगा तो छोड़ देंगे, ठीक है। और जो अंतिम भाजक हो गया तो उसको बोलेंगे महत्तम समापवर्तक। अब देखिए अब क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन है भाग विधि से महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, ठीक है। किसकी विधि से, भाग विधि से। अब देखिए पहला क्वेश्चन है 16 और 20, तो 16 और 20, तो देखिए क्या करेंगे 20 को ना 16 से भागा देंगे, ठीक है। देखिए देते हैं 20 यहाँ लिख दिए और ये भाजक, तो भाज्य भाजक भागफल और शेषफल क्या होता है आपको पहले ही बता चुके हैं। अगर आप वीडियो मेरी लगातार देखते होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है। तो देखिए ये भाज्य है, जिसको भागा देते हैं उसको भाज्य बोलते हैं, जिससे भागा देते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं, ठीक है। बस यहाँ पर यही काम है, भागफल इसको बोलेंगे और जितना बच गया उसको शेषफल बोलेंगे। तो देखिए 20 को भागा देते हैं, 20 बड़ा है तो छोटा से भागा देंगे, ठीक है, छोटा से। तो देखिए 20 यहाँ लिख दिए और 16 यहाँ लिख दिए, तो 16 का टेबल एक बार पढ़ेंगे, 16 दूनी 32 होता है, तो 20 से ज़्यादा हो जाएगा तो एक बार में लगाएंगे, 16 लिख दिए। 0 में से 6 नहीं जाएगा, नहीं ना जाएगा, तो एक इससे ले लिए बगल वाला से, 10 हो गया, 6 घटाएंगे कितना आएगा 4 आएगा, आएगा ना 4 आएगा। तो देखिए 4 यहाँ लिख दिए। अभी 2 नहीं रहा 1 हो गया, तो 1 में से 1 गया 0, यानी 0 यानी कुछ नहीं, तो क्रॉस कर दिए। अब ये यही जो भाजक है ना इसको क्या किए यहाँ पर लिख दिए। अब क्या हो गया 4 चौके 16 होता है, 16, तो कुछ नहीं बचेगा तो क्रॉस हो गया। तो देखिए अंतिम भाजक क्या हो गया 4 हो गया, 4। अंतिम भाजक कहने का मतलब जब 0 बच जाता है ना शेषफल, तो उसके पहले तो उसी वक्त जो रहता है भाजक उसी को बोलते हैं अंतिम भाजक। तो अंतिम भाजक कितना है 4 है, ठीक है 4। जब 0 आ गया तो इसी को बोलेंगे महत्तम समापवर्तक। तो 16 और 20 का महत्तम समापवर्तक हो गया 4, तो लिखेंगे इसलिए महत्तम समापवर्तक बराबर 4। देखिए अब पूछ रहा 30 और 32 का महत्तम समापवर्तक निकालें, तो बिल्कुल यही करेंगे।
अभी जो काम किए हैं बिल्कुल सेम टू सेम करेंगे। तो देखिए 32 को, 32 बड़ा है इसलिए क्या करेंगे, 32 को भागा देंगे। तो 32 को भागा देंगे 30 से, कब तक, जब तक कि 0 शेषफल न बच जाए। तो अंतिम भाजक जो आएगा वही महत्तम समापवर्तक होगा। तो देखिए 32 को भागा देते हैं 30 से, तो 30 एकम 30 हो गया ना। 2 में से 0 गया, कितना हो गया 2, और 3 में से 3 गया 0, 0 यानी कुछ नहीं है तो क्रॉस दे दिए। आप क्या किए, ये जो भाजक है ना इसको यहाँ पर उतार दें। तो 2 एकम क्या होगा 2, ठीक है, 3 में से 2 गया 1, और 0 यहाँ से उतार दिए तो बचे हो गया 10, और 10 में से 10 गया 0 यानी कुछ नहीं बचा। तो यही कुछ नहीं बचा, शेषफल हमको क्या चाहिए, 0 चाहिए था, 0 आ गया। तो अंतिम भाजक क्या है, अंतिम भाजक यानी जिससे भागा दे रहा है, तो अंतिम भाजक क्या है 2 है। तो अंतिम भाजक बराबर 2 लिख दिए, इसलिए महत्तम समापवर्तक बराबर 2 हो गया। इसी को बोलते हैं भाग विधि। जो भाग कर रहे हैं ना इसी को बोलेंगे भाग विधि।